हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा चैप्टर है, ज्योग्राफी के अंदर हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट जो सीखना है वो सीखना है हमारे महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में, यानी कॉन्टिनेंट और ओशियंस के बारे में अच्छे से सीखना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे आपकी इमेज दिख ही रही है, ये जो आपके सामने ग्लोब का एक छोटा सा मैंने एक पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई है। इसमें आप देखोगे हमारे पूरी इस पृथ्वी पर जितने महाद्वीप है वो सारे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, यानी कि वर्ल्ड मैप जो आपके सामने दुनिया का नक्शा है, उसमें आप देख लीजिए सबसे बड़े-बड़े मतलब देखो, 2 चीज़ें होती हैं हमारी इस पृथ्वी पर, या तो पानी है या फिर धरती यानी लैंड वाला एरिया या वाटर वाला एरिया। जितना लैंड वाले बड़े-बड़े एरिया हैं उसको कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, और जितना ये ब्लू-ब्लू वाला रीजन दिख रहा है ना आपको, ये सारा का सारा ओशियन वाला यानी समुद्रों वाला या महासागरों वाला, इन तरह का एरिया ये आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इसके बारे में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखिए कि हमें अभी सबसे पहले सीखना है महाद्वीपों के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो सबसे बड़ा महाद्वीप अगर मैं बात करूं, सबसे बड़े नंबर पे महाद्वीप जो आता है वो कौन सा है? आपका एशिया। कौन सा है बच्चों? एशिया। एशिया महाद्वीप जो है हमारे लिए सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को हम लोग एक नंबर पर रखते हैं। एशिया महाद्वीप आप देख ही रहे होंगे सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे बात कर लूं तो इसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा? अफ्रीका। यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो आप देखोगे इसके बाद आ रहा है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है आप लोगों को मिलेगा थर्ड नंबर पे, यानी ये तीसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। उसके बाद अफ्रीका। थर्ड नंबर पे आया नॉर्थ अमेरिका। अब फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा? साउथ अमेरिका। अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फोर्थ नंबर पे कौन सा आ गया है? साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है बच्चों? ये नीचे आपको दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट सा, यहाँ पे जहां बर्फ जमी रहती है, अंटार्कटिका। ये कौन से नंबर पे है? फिफ्थ नंबर पे। मैं आपको बता देता हूँ, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा हिम भालू के बारे में, यानी पोलर बियर के बारे में, जो व्हाइट कलर का होता है ना, वो आपको अंटार्कटिका जैसे रीजन्स में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे बर्फ से ढका रहता है वो एरिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो फिफ्थ नंबर पे कौन सा वाला आपका कौन सा वाला कॉन्टिनेंट आता है, कौन सा महाद्वीप आता है? अंटार्कटिका। देन उसके बाद कौन सा आता है? अब यहाँ पे रह गए हैं, एक यूरोप रह गया है और एक रह गया है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें आप देख के बताइए कौन सा ज्यादा छोटा है। बिल्कुल सही। अगर आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा छोटा है, तो बिल्कुल सही है, सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले कौन-सा आ जाएगा हमारा? यूरोप। यानी कि छठे नंबर पे अगर मैं बात करूँ, तो छठे नंबर पे कौन-सा आ जाता है? यूरोप आ जाता है। तो छठे नंबर पे हमारा कौन-सा महाद्वीप आएगा? यूरोप महाद्वीप। इसके बाद 7वें नंबर यानी आखिरी नंबर पे कौन-सा आता है बच्चों? आखिरी नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चंस क्या-क्या बन सकता है? देखो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, बताइए। आप बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप यानी सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारे इस दुनिया में? बिल्कुल सही, एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है इस धरती पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी उसके साइज के हिसाब से। और हमारा जो देश भारत है वो कौन से कॉन्टिनेंट में? आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये जो भारत का हिस्सा है, नक्शा आपको कुछ मैच कर रहा है? यहाँ पे देखो गुजरात है, यहाँ पे आप श्रीलंका देख रहे हो। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि ये जो है हमारा जो देश है वो भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से आपसे सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा, चौथे नंबर का सबसे छोटा, इस तरीके से क्वेश्चंस किसी भी रूप से पूछा जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसके आप लिए आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको जितना मैंने अभी तक बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बार फिर से इनको अरेंज कर देता हूँ इनके साइज के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से सबसे ऊपर नंबर पे कौन सा आएगा बच्चों? एशिया। सबसे ऊपर नंबर पे कौन सा आएगा? एशिया। उसके बाद कौन सा आएगा? अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और उसके बाद साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप और देन ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से सातों का नंबर यहाँ पर आ जाता है। अगर यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो हम बढ़ते हैं आगे। अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखो मैंने आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बता दिया। कॉन्टिनेंट कितने हैं आपने देख लिया, 7। सातों के नंबर नाम्स मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? कॉन्टिनेंट के बाद बात करेंगे हम लोग
महासागर यानी ओशियंस के बारे में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, यहाँ पैसिफिक है, यहाँ अंटार्कटिक है, यहाँ पे आर्कटिक है, यहाँ पे साउथर्न ओशियन होता है यानी कि अंटार्कटिका ओशियन भी बोल देते हैं उसको। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो तो 7 हैं, लेकिन क्या हमारे महासागर हैं वो भी 7 हैं? देखो कई-कई लोग बोलते हैं 7 महासागर हैं, लेकिन हमें मेनली 5 महासागर ध्यान रखने हैं। 5 ही महासागर हैं, उन्हीं के कहीं जगह पे तोड़-मरोड़ के उसको 7 बनाया हुआ है। आपको बस 5 महासागर अच्छे से समझने हैं। कौन-कौन से 5 महासागर हैं? आपके सामने यहाँ पे उनके नाम आ गए हैं। देखो पैसिफिक है, अंटार्कटिक है, आर्कटिक है, इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक देखो 2 बार है वो ये पैसिफिक ही है और इसके बाद यहाँ पे अंटार्कटिका जो दिखा है ना यहाँ पे, अंटार्कटिका के ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे पानी है जो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक महासागर या फिर क्या बोल देते हैं इसको अंटार्कटिका महासागर या फिर क्या बोल देते हैं दक्षिणी महासागर, इंग्लिश में बोल देते हैं साउदर्न ओशियन। बात क्लियर आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ, देखो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए यानी एरिया वाइज देखा जाए तो कोस्टल लाइन के हिसाब से इनके जो आकार हैं वो बड़े और छोटे होते हैं। किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, किसका एरिया उस कम है, किसका एरिया अधिक है, उसके हिसाब से हमें इन्हें अरेंज करना होता है। अगर बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा अगर महासागर है इस धरती पे तो कौन है? पैसिफिक, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे आप आ जाइए, कौन सा है आप लोगों को देखने को मिलेगा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक जो है वो सेकंड नंबर पे आने वाला महासागर है, यानी कि दूसरे नंबर का बड़ा महासागर है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे अपने देश के नीचे आपको दिखेगा हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के बारे में आप लोग सभी जानते ही हैं, इंडियन ओशियन आपने मैप में देखा ही होगा। ये आपको इंडियन ओशियन दिखेगा थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार अगर एरिया वाइज पूछा जाता है या कोस्टल लाइन के हिसाब से आता है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जो हमारा दक्षिणी महासागर है, साउथर्न जो हमारा ये महासागर है, वो कोस्टल लाइन के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। और अगर मैं बात करूँ 5वें नंबर पे कौन सा आता है? हमारा सबसे लास्ट महासागर कौन सा बच रहा है? अब बच रहा है हमारे पास कौन सा? आर्कटिक महासागर, वो है 5वें नंबर पे। तो अब यहाँ से आपके सामने एक पिक्चर्स क्लियर हो गई होगी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक ओशन यानी कि आर्कटिक महासागर है। पांचों महासागर अगर आपको क्लियर हो गए हो तो मैं इनके नाम भी फिर से एक बार अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इनके नाम एक बार अरेंज कर देता हूँ। आप देखेंगे सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। दूसरे नंबर पे आने वाला महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक ओशियन। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूँ तो कोस्टल लाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो यहाँ तक आपको आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए आई थिंक। अभी मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ कि हमें आगे पढ़ना है ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये 2 चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि हमारी इस धरती के अंदर जो लैंड वाला एरिया है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं और जो ओशियन वाला जो महासागर पानी वाला एरिया है उसे महासागर यानी कि ओशियन कहते हैं और जो लैंड वाला एरिया है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कितने हमारे कॉन्टिनेंट हैं? मेन कॉन्टिनेंट हमारे 7 हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 5 महासागर है कौन-कौन से? पैसिफिक, अंटार्कटिका, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और फिर देन आर्कटिक ओशियन। यहाँ तक बातें हमें समझ में आ गई। अब बढ़े आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या, कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे इस पूरे के पूरे ग्लोब को हम लोग कैसे समझें? कोई समझने का कोई तरीका नहीं था। तरीका ना होने के कारण इसीलिए हमारे जितने भी हमारे जो हमसे पहले के जो लोग रहे हैं, उन्होंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे इसे ग्लोब को डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइड कैसे किया? जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे इस पूरे ग्लोब को इन्होंने बीच में से एक लाइन से ड्रॉ कर दिया। यानी कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, आप लोग उसे देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है। इस लाइन के ड्रॉ होने के बाद हमारी इस पूरी धरती के 2 टुकड़े हो गए, 2 हिस्से हो गए। एक ऊपर के वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा।
जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, जिसे हम लोगों ने नाम दिया क्या, भूमध्य रेखा, यानी कि बिल्कुल सही, इक्वेटर। क्या नाम दिया हमने, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो रेखा है हमारी बिल्कुल बीच में से जा रही है। मैं यहाँ से स्ट्रेट नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को स्ट्रेट समझा दूंगा अभी। 1 मिनट रुक जाओ बस। एक बार क्लियर करके दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता अब की बार स्ट्रेट बन जाए। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से ये जो है इक्वेटर जा रहा है, और ये जो सीधी लाइन जा रही है इसी के ऊपर जा रहा है इक्वेटर। इस इक्वेटर को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, समझ रहे हो हिंदी में। और यहाँ पे बात करूं डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे जो चैनल है वो 0 डिग्री है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे देखो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा है ना। यहाँ से साइज देखोगे, इधर से यहाँ तक आकार जो है सबसे बड़ा है हमारी पृथ्वी। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे या जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे, साइज आकार छोटा होता जाएगा। और ऊपर सबसे पहुंच जाएंगे जो ध्रुव वाला हिस्सा है, जिसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को साउथ पोल बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, साउथ पोल। जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, इसका आकार छोटा होता जाएगा। यहाँ से कई सारी रेखाएं खींची जाती हैं, इस तरीके से कई सारी रेखाएं खींची हुई हैं, इस तरीके से पूरी की पूरी यहाँ तक लास्ट तक रेखाएं खींची हुई हैं इस तरीके से। इन्हें बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्षांश रेखाएं। इस तरीके से जो रेखाएं खींची गई हैं इन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। हमें इन सारी की सारी रेखाओं के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आप लोगों को जनरल क्वेश्चन बताने वाला था कि अगर मैं बात करता हूं कि हमारे इस ग्लोब के अंदर, हमारे इस पृथ्वी के अंदर, यहाँ से अगर बीच में इक्वेटर से देखूं तो इक्वेटर से ऊपर तक कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप ऊपर की तरफ देखोगे तो 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर देखने को मिलेंगी। 90 डिग्री तक जाएगा, एक एक करके बढ़ाओगे। ठीक इसी तरीके से 90 नीचे जाएगा, तो 90 और 90 180 अक्षांश रेखाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कितनी रेखाएं मिलेंगी देखने को, 180। मैं लिख देता हूं जिससे आप लोग समझ जाएंगे, 180 अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी है, ये जो हमारा इक्वेटर है, ये जो आप लोग इक्वेटर देख रहे हो जो बीच में से बिल्कुल जा रहा है, भूमध्य रेखा, ये भी तो एक तरीके की अक्षांश रेखा ही तो है। तो देखा जाए तो 180 में एक अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना हो गया, टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई 181। तो कितनी हमारी अक्षांश रेखा है बच्चों, 181। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, हमारे इक्वेटर के ऊपर की तरफ यानी ऊपर की तरफ चलेंगे तो इस तरफ चलेंगे हम लोग, तो इस तरफ चलते हैं तो भी 90 है, और नीचे की तरफ चलते हैं तो भी 90 है। अब नीचे चलें या ऊपर चलें, 90 और 90 180 हो गए। दोनों तरफ की अक्षांश रेखा हमने जोड़ ली, और बीच वाली रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को जोड़ दें तो कितनी रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखाएं 181, 181। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर की है। कितनी दूरी है, 111 किलोमीटर की। यानी कि हर एक डिग्री पे 111 किलोमीटर का पड़ाव देखने को मिलेगा आप लोगों को। 111 किलोमीटर के आसपास, 111 पॉइंट समथिंग 52, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग में बात करते हैं हम लोग 111 किलोमीटर या फिर 69 मील हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें मैं आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं एक बार फिर से वापस रफ कर देता हूँ, ये थोड़ा मुझे लगा कि बेसिक्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए और जरूरी भी है। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे जो बनता है एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर एश शेप में, एश की शेप में कौन सा महासागर, देखो मेरे को अभी अभी एकदम से जस्ट रिमाइंड हुआ कि पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन कि एश के आकार में, एस जो अल्फाबेट है हमारा इंग्लिश लेटर का जो अल्फाबेट होता है एस, एस की शेप में कौन सा महासागर है, तो आप देखोगे अंटार्कटिक महासागर जो है वो किसकी शेप में है, एश की शेप में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, हमारी सबसे बीच में से कौन सी रेखा जा रही है, भूमध्य रेखा जा रही है, और भूमध्य रेखा के अनुसार ही हमारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वेटर बना दिया है। इक्वेटर ने हमारी इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया है। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ऊपर वाले को भाग को कहेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलेंगे। और नीचे वाले को बोलेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर नहीं, नीचे वाले को बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे नीचे वाले को, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर किसकी वजह से बन रहे हैं, भूमध्य रेखा की वजह से बन रहे हैं। किसकी वजह से बन रहे हैं, भूमध्य रेखा की वजह से बन रहे हैं।
और भूमध्य रेखा ने ही हमारी इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो ऊपर वाले को नॉर्थ बोल दीजिए, नीचे वाले को साउथ बोल दीजिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि क्या सिर्फ भूमध्य रेखा ही है यहाँ पर अक्षांश रेखा, तो मैंने अभी बताया बहुत सारी रेखाएं, लेकिन सारी रेखाएं क्या हम लोग 181 की 181 रेखाएं पढ़नी जरूरी है? तो मैं कहूंगा नहीं, आपको सारी की सारी 181 रेखाएं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद सिर्फ 2 या 3 रेखाएं और याद जाननी है। जैसे कि अगर बात करते हैं इसके बाद हम लोग, तो हमारे को समझनी है कौन-कौन सी रेखाएं। एक तो ये वाली रेखा जो कि कितने डिग्री पर है, जो कि है 12.5 पर। ये देखो अभी मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा इक्वेटर था वो कितने डिग्री पर था बच्चों? 0 डिग्री पर था। ठीक इसी तरीके से ऊपर बढ़ेंगे तो ये 23.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री मैं लिख देता हूँ। 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ठीक इसी तरीके से नीचे भी बढ़ जाइए तो भी 23.5 डिग्री पहुंच जाओगे। तो 23.5 डिग्री ऊपर चले जाओगे तो ऊपर कहेगा उत्तरी भाग, और नीचे पहुंच जाओगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग। तो 23.5 डिग्री उत्तर में अगर देखें, उत्तर यानी ऊपर की तरफ देखें, तो ये कौन सी रेखा है बच्चों? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे की तरफ देखें, ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जो 23.5 डिग्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों से पूछा जाता है कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तर से होकर गुजरती है। मकर रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर गुजरती है। इक्वेटर यानी कि ये बीच वाली लाइन का नाम होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा ने ही हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटा हुआ है। कौन-कौन से? एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, यानी उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा क्लियर हो गया, कर्क रेखा क्लियर हो गया और मकर रेखा भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? ऊपर वाली रेखा के बारे में और नीचे वाली एक और रेखा के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 66.5 डिग्री। कितने डिग्री का चैनल है ये? 66.5 डिग्री। अब देखो आपको कितना आसानी से याद हो रहा है? 66.5 डिग्री। इसी तरीके से नीचे भी आप आ जाओ, यहाँ भी लिख दो 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री अगर आप उत्तर में देखते हो, ऊपर की तरफ, अभी मैं इसको लिख देता हूँ पहले, फिर आपको समझा देता हूँ। अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आप बोलोगे 66.5 डिग्री यहाँ पे उत्तर की तरफ, यानी 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और इधर बोलोगे 66.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। अगर इस रेखा का नाम पूछूं मैं आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि 66.5 डिग्री दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उसका नाम क्या है, तो आप बोलना, ये देखो आर्कटिक ओशन के पास है ना, इसे आप आर्कटिक सर्कल बोल देना या आर्कटिक व्रत बोल देना। क्या बोल देना? आर्कटिक सर्कल। क्या बोल देना? आर्कटिक सर्कल। और हिंदी में बोल देना आर्कटिक व्रत। चलो मैं इनको आपको सबको एक ही साथ लिख दूं। और नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे क्योंकि अंटार्कटिका के पास है तो इसे बोल देना अंटार्कटिका सर्कल यानी कि अंटार्कटिक व्रत। क्लियर है ये चीज? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे एक बार रफ कर देते हैं और फटाफट से आप लोगों को लिख कर दिखाते हैं। आई होप जितना मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीजें, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो देखो सामने आपके आ चुका है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है जिसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। नीचे आ जाओ दक्षिण की तरफ, तो वहां पे 23.5 डिग्री पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो ये सारी बातें हम लोगों को याद होनी चाहिए भाई। ये तीनों चीजें तो बहुत अच्छे से याद रखनी, एक ये इक्वेटर, एक ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर बढ़ जाएंगे तो आर्टिक सर्कल यानी कि 66 डिग्री पे है, सॉरी यहाँ पे ये गलती से मिस्टेक बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसे आप 66 डिग्री कर लीजिएगा। डिग्री कर लीजिएगा, 66 डिग्री, 66 डिग्री आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इसे नीचे सही कर लीजिएगा। ये 66 डिग्री है, बाई मिस्टेक की गलती से लिख दिया गया है 66 डिग्री। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो बाई मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग में एरर आ जाता है। 66.5 डिग्री, ऐसे ऊपर भी 66.5 डिग्री है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या क्या?
कि हमारा जो बीच में से जो रेखा जा रही है उसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक व्रत है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग इक्वेटर के नीचे देखोगे तो साउथ की तरफ देखोगे तो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा दिखेगी। और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, अंटार्कटिक सर्कल। बात समझ में आ गई? आई होप जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है और समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो, अभी मैं यहाँ से कुछ बातें आपसे पूछता हूँ। आप मुझे बताओ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? देखो, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि हमारे देश भारत के बीचों-बीच से कौन-सी रेखा गुजरती है? क्या भूमध्य रेखा हमारे देश के बीचों-बीच से गुजर रही है? आप देखो ये रेखा जो है, क्या ये हमारे देश के बीचों-बीच से गुजर रही है? हमारा देश यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखो बीचों-बीच से कौन-सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे देश के लगभग बीचों-बीच से गुजर रही होती है। समझ रहे हो? इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर बताओ ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है? कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। मैंने 7 महाद्वीप बताए थे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से ऐसा कौन-सा महाद्वीप है जो 3 रेखाओं से होके गुजरता है? यानी कि आप 3 रेखा देख लो, कोई सी भी 3 रेखा देख लो जहाँ से तीनों रेखाओं किसी भी महाद्वीप से गुजरती है। तो पहले बात करता हूँ और एशिया की। एशिया से गुजरने वाली या तो आर्कटिक सर्कल वाली रेखा है या फिर है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एशिया से 3 रेखा नहीं गुजर रही। इसके अलावा यूरोप से ही बात करूँ तो यूरोप से तो एक ही रेखा गुजर रही है। नॉर्थ अमेरिका में से दोनों गुजर रही हैं, जैसे कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत यानी कि आर्कटिक सर्कल। साउथ अमेरिका से बात करूँ तो इक्वेटर गुजर रहा है और कौन सी रेखा गुजर रही है? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजर रही है? ऑस्ट्रेलिया से केवल और केवल एक ही रेखा गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक ही रेखा ऑस्ट्रेलिया से कितनी रेखा गुजरती है? तो केवल और केवल एक रेखा गुजरती है, कौन सी? मकर रेखा। यूरोप से भी केवल एक ही रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा? आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक व्रत। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के 3 रेखाएं गुजर रही हैं? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे आप देखो कर्क रेखा भी गुजर रही है। यहाँ पे आप देखोगे ये वाली रेखा कर्क रेखा गुजर रही है। यहाँ पे आप देखोगे ये रेखा भूमध्य रेखा गुजर रही है। यहाँ पे आप देखोगे ये रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजर रही है। 3 रेखाएं एक ही महाद्वीप से गुजर रही है, यानी सिर्फ अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। बात क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। आई होप जितना मैंने आप लोगों को अभी तक बताया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे ये आप लोग धीरे धीरे देखेंगे। अभी हम लोग जैसे जैसे इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे या इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा किस भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं, किसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, किसको शीत कटिबंध कहते हैं। साथ साथ में ये एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ कि उनको ऐसा क्यों कहा जाता है, आखिर उनका नाम रखने का वजह क्या है। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो हमने ऐसे तो रेखा खींच ली, इक्वेटर को बीच में से खींचा और उसके अलावा बाकी सारी रेखाएं 90 ऊपर और 90 नीचे रेखा खींच दी जिसका नाम मैंने बोला अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूडनल लाइंस बोला गया। अभी मैं अब आपसे बोलता हूँ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती है ये बताओ। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती है? अगर मैं रेखाओं को ऐसे ना खींच के ऐसे लंबवत खींच दूं, बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे खींच दूं, तो आप बोलना ये लॉन्गिट्यूडनल है। कौन सी है ये? लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइन है। तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल का फर्क आप लोगों को देखने में क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, ये इमेज देखो तो आप देखोगे लैटिट्यूडनल जो है वो इस तरह की अक्षांश रेखाएं जो है वो इस तरीके से यहाँ जैसे जा रही हैं, वो लैटिट्यूडनल लाइन है। और यहाँ पे आप देखोगे ये लैटिट्यूडनल, ये लैटिट्यूडनल, ये लैटिट्यूडनल जो इक्वेटर के समांतर चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ चलती हैं ये, 90 ऊपर और 90 नीचे, है ना? अभी मैंने बताया था। इसी तरीके से बीच में से अगर यहाँ से मैं रेखा खींच दूं तो इक्वेटर नहीं, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन। और इसके भी समांतर रेखाएं खींचती हैं, देखो ऐसे 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 रेखाएं खींची होती हैं और इधर की तरफ भी ऐसे ऐसे। लेकिन हम लोग इस देखो, जो हमारी इक्वेटर था उसने ऊपर और नीचे 2 भाग बांटे, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। इसी तरीके से ये प्राइम मेरिडियन भी है, वो भी हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलरली। तो ये जो भाग हैं वो कौन से होंगे? एक तो ईस्ट वाला हो जाएगा भाई, इधर की तरफ ईस्ट होता है ना?
आपको डायरेक्शन तो पता ही होंगी, इधर की तरफ ईस्ट होता है और इधर की तरफ दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा वेस्ट। ये वाला भाग जो हो जाता है वो हो जाता है वेस्ट। एक तरफ वेस्ट में बांट देता है ये और दूसरी तरफ किस में बांटता है, ईस्ट में बांटता है। तो हमारे पास दो रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी, एक तो इक्वेटर और दूसरी है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है लॉन्गिट्यूडनल है और इक्वेटर जो है वो लैटिट्यूडनल है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आप नहीं चाहता कि आपकी सारी के सारे यहाँ पे जितनी आपने सीखा है वो सब खराब हो जाए, मेहनत खराब हो जाए, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को भी हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए और हो सकता है किसी और व्यक्ति की भी मदद हो जाए आप लोगों के एक शेयर से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।